तो आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लगाएंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कंसीडर कंसीडर द रिएक्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन का आपका क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन दिया है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन जब होता है तो आपका क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस हाफ O2। इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज होने पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। तो पूछ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -D कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और डिवाइड बाई dt। दूसरा क्या पूछ रहा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ DO2 बाई dt। और तीसरा क्या पूछ रहा है, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखिए, जो केमिकल इक्वेशन दिया गया है, इस केमिकल इक्वेशन के लिए अगर आप रेट निकालोगे, रेट ऑफ दिस रिएक्शन, तो रेट कैसे लिखा जाएगा? मैंने सिखाया था कि किसी रिएक्शन का जो रेट होता है वो दो टाइप का होता है, एक एवरेज रेट और दूसरा इंस्टैंटेनियस रेट। तो अगर इस केमिकल इक्वेशन के लिए रेट लिखोगे तो कैसे बनेगा? यहाँ इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/1। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है आपका, वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, ये वाली क्वांटिटी। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, दिस इज रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट आप जानते हो कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वह समय के साथ घटता है। इसलिए हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और डिवाइड बाय डी टी इजिकल टू आपका यहाँ पे डाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, दिस इज प्रोडक्ट। तो ये इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। और क्या बनेगा आपका? DNO2 और डिवाइड बाई dt। और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, इसलिए क्योंकि ये क्या है? आपका प्रोडक्ट है। और आपको पता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। और इक्वल टू, अभी ये ए जो है आपका 1/, ए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, यानी 1/2। और यहाँ पे क्या बनेगा? DO2 डिवाइड बाई dt। ऐसा आपका एक रेट रेट एक्सप्रेशन लिखा जाएगा आपका। अब जो पूछ रहा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ -D N2O5 बाई dt। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो लिखा हुआ है DN2O5 बाई dt, दिस इज व्हाट मैंने बात किया था कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन है A+B और चेंज हो रहा है C+D में, तो आप इसके लिए जब रेट लिखते हो तो मान लो कि इसका M कोफिशिएंट है, इसका N कोफिशिएंट है, इसका मान लो कि आप कितना कोफिशिएंट है, सपोज दैट आपका स्मॉल c कोफिशिएंट है और इसका मान लो आपका स्मॉल d कोफिशिएंट है। तो इसके लिए जब आप रेट लिखते हो तो कैसे लिखते हो? रेट इजकल टू इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। और ये जो आपका लिखा है रिएक्टेंट, ये कैसे चला जाता है? ऐसे डी ए बाई डी टी इजकल टू 1/n। यहाँ पे माइनस का भी साइन लगेगा क्योंकि
ए क्या है आपका, रिएक्टेंट है, और चूंकि बी भी रिएक्टेंट है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो नीचे जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। डी बी बाई डी टी इजिकल टू 1/c। अब चूंकि जो सी है, सी जो प्रोडक्ट बन रहा है, दिस इज प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ता है, इसीलिए यहाँ पे कैसा साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, डी सी बाई डी टी इजिकल टू 1/स्मॉल डी। और यहाँ पे क्या बनेगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो क्वांटिटी होती है, क्या बताता है आपका, माइनस के साइन के साथ में अगर ऐसा माइनस साइन लगा दिया जाए, ये माइनस यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ये आपका बताता है रेट ऑफ डी सी अपीयरेंस ऑफ ए। और ये क्या बताता है, रेट ऑफ डी सी अपीयरेंस ऑफ बी। और ये क्या बताता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। और ये क्या बताता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। सेम तरीके से यहाँ पे ए जो क्वांटिटी लिखी गई है, ये क्या बताएगा, तो रेट ऑफ disappearance disappearance of N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड किस रेट के साथ क्या हो रहा है, खपत हो रहा है इसका, इसको बताएगा। एक क्वांटिटी क्या बताएगा आपका, रेट ऑफ अपीयरेंस, चूंकि पॉजिटिव है ना, इसीलिए क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और एक क्वांटिटी क्या आपका बताएगा, ये आपका बताएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, ठीक है। अच्छा, ये दोनों आपका हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड। और इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो आपको पता है। देखो, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ, अगर आप, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो इस इक्वेशन में जितने भी आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, चाहे ओ एम हो, चाहे एन हो, चाहे स्मॉल सी हो, चाहे स्मॉल डी हो, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक नंबर होते हैं, 1 2 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखो, नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है। तो अगर आप बात करते हो यूनिट ऑफ आर, अगर आप बात करते हो यूनिट ऑफ आर, आर का मतलब हो गया आपका रेट ही, ठीक है। तो यहां से इसका यूनिट क्या निकल के आ रहा है, कोई भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, चाहे ये वाला टर्म कंसीडर करो, चाहे कोई भी टर्म आप कंसीडर करो। तो यहाँ पे देखो, इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है। अब इसका जो यूनिट होगा, वही यूनिट किसका होगा, रेट का यूनिट होगा। तो अगर इसके लिए आप देखते हो, तो रेट कैसे, इसका यूनिट क्या निकल के आएगा, रेट का यूनिट क्या निकल के आएगा, तो रेट का यूनिट निकल के आएगा। देखो, दिस इज कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, तो मोल पर लीटर। और यहाँ पे नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, डीटी। डीटी का यूनिट क्या होगा, तो टाइम का जो यूनिट होगा वही डीटी का यूनिट होगा। तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो यहां से क्या निकल के आएगा, मोल, ऊपर वाली क्वांटिटी क्या होगी, मोल पर लीटर, और नीचे क्या यूनिट आएगा, सेकेंड। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज यूनिट ऑफ रेट, दिस इज यूनिट ऑफ रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिएक्शन, रिएक्शन आपका दिया है डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड, और एक चेंज होगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, ठीक है। यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दिया है जिसमें दिखाया गया है कि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई है, क्या दिया गया है, -D कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन
डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड और डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू के डैश कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाक्साइड, और क्या दिया गया है, डी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू के डैश के डबल डैश कंसंट्रेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड। ठीक है, ये दिया गया है। और इसके साथ साथ और कुछ भी वैल्यू दी गई है, दिया गया है डी ओ टू कंसंट्रेशन ऑफ ओ टू डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू आपका दिया गया है के ट्रिपल डैश कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या करना है, इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन के डैश के डबल डैश और के ट्रिपल डैश। तो यहाँ पे सारी क्वांटिटी दी है, एक केमिकल इक्वेशन दिया और इस केमिकल इक्वेशन में बता रहा है कि डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड आपका डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पे ये सारी क्वांटिटी आपकी, ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, निकालना है हमको रिलेशनशिप किससे किसके बीच में, के डैश के डबल डैश और के ट्रिपल डैश के बीच में हमें रिलेशनशिप निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो फॉर गिवन रिएक्शन, फॉर गिवन रिएक्शन अगर आप क्या लिखते हो, रेट, फॉर गिवन रिएक्शन आप क्या लिखते हो, रेट। तो रेट इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपके यहाँ पे, तो रेट इक्वल टू आपका निकल के आएगा, देखो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 1/1 और माइनस, माइनस यहाँ पे आप लगा दो डी कंसंट्रेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड डिवाइड बाई डी टी। माइनस का साइन क्यों लगाया, पता है, क्योंकि रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है समय के साथ में। इक्वल टू A2 कोफिशियंट है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट जो 2 है यहाँ पे, वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे नीचे चला जाएगा, ये बार यहाँ पे नीचे आ गया। और डी क्योंकि प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे कहेगा पॉजिटिव रहेगा, बाई डी टी इजिकल टू, अब 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाई डी टी। ये आपकी सारी क्वांटिटी इस तरीके से रखा जाएंगी। और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, रेट लिखा है फॉर गिवन रिएक्शन। ठीक है, फॉर गिवन रिएक्शन आपने क्या लिखा है, रेट लिखा है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, देखो ए वाली जो क्वांटिटी दी गई है वो कितना दी गया है, के डैश N2O कंसंट्रेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड। इतने के जगह पे क्या आप लिख सकते हो, इतने के जगह पे आप लिख सकते हो माइनस, देखो माइनस तो पहले ही था, के डैश कंसंट्रेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड इक्वल टू 1/2, इसके जगह पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे इसके जगह पे दिया गया है के डबल डैश कंसंट्रेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड इक्वल टू, ए वाली देखो 1/2 की मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 हो मतलब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया आपका। और ये क्या हुआ, इसकी जगह पे क्या दिया गया है, तो इसके जगह पे दिया गया है यहाँ पे के ट्रिपल डैश, के ट्रिपल डैश कंसंट्रेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड। अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे तीनों इक्वल है और तीनों में एक कॉमन चीज है कंसंट्रेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड, तो हम यहाँ पे कैंसिल अगर आउट कर दें तो क्या निकल के आपका आएगा, आपका निकल के आएगा 2 के ट्रिपल डैश इजकल टू हाफ के डबल डैश इजकल टू माइनस के डैश। ठीक है, ये निकल के आपका आएगा। अगर मैं कहूं कि पूरे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सभी में, तो क्या निकल के आएगा, के ट्रिपल डैश इजकल टू के डैश इजकल टू -2 के डैश। ठीक है, अच्छा माइनस के साथ में दिया गया था ना, ये जो वैल्यू लिखी दी गई थी, 1 मिनट, ये माइनस के साथ में था, माइनस भी कंसीडर किया गया था।
माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड बाय डी टी इजकल टू के डैश कंसंट्रेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटाक्साइड। यहाँ पे माइनस वाला भी साइन आप क्या करोगे, यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। ये माइनस यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा। ठीक है, तो आपका ए दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन के डैश, के डबल डैश एंड के ट्रिपल डैश। ठीक है, दिस इज योर आंसर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कोई केमिकल इक्वेशन दिया गया है इस तरीके का, 2a+b, और एक चेंज हो रहा है आपका 2c+3d। एक कोई केमिकल इक्वेशन दिया गया है, और इसके लिए क्या पूछा जा रहा है, द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टी, द रेट ऑफ चेंज, the rate of change in concentration of C is 1 mole per liter per second, 1 mole per liter per second. Find the rate of reaction, find the rate of reaction and rate of change in concentration, and rate of change in concentration, change in concentration of A, B एंड डी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक रेट लिखना पड़ेगा, रेट के लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा फॉर गिवन केमिकल इक्वेशन। तो फॉर गिवन केमिकल इक्वेशन यू हैव टू राइट रेट। तो रेट कैसे लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए रेट जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो कैसे क्या करोगे, यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। ठीक है, इजकल टू इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, तो 1 है, तो 1 का तो हम 1 ही रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे चला गया, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था ये नीचे चला गया। चूंकि बी क्या है, कंसंट्रेट रिएक्टेंट है, तो माइनस का साइन लगाएंगे, और डी कंसंट्रेशन ऑफ बी, और डिवाइड बाई डी टी इजकल टू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। यहाँ पे चूंकि सी क्या है, प्रोडक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और क्या लिखेंगे, टी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी इजकल टू 1/3। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे क्या निकल के आएगा, टी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, अब क्या गिवन गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी। सी के कंसंट्रेशन में चेंज, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, इसका मतलब क्या दिया गया है, डी सी बाई डी टी दिया गया है। ठीक है, और भी कितना दिया गया है, 1 mole/liter/second। किस रेट के साथ में कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट सी है इसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, किस रेट के साथ में कंसंट्रेशन ऑफ सी चेंज हो रहा है, आपका दिया गया 1 mole/liter/second, यानी ये वैल्यू आपकी दी गई है। ठीक है, अगर ये वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे आप रेट इक्वल टू, देखो केवल ए वाला टर्म कंसीडर करो आप, तो क्या होगा यहाँ पे 1/2। ठीक है, डी सी बाई डी टी, तो यहां से क्या निकल गया, 1/2, और एक कितना क्वांटिटी, एक क्वांटिटी कितनी दी गई है, तो 1 mole/liter/second। तो इसका मतलब वो रेट कितना निकल के आएगा आपका, 0.5 mole/liter/second। तो एक पार्ट का आपका जो क्वेश्चन था, ए वाला फर्स्ट वाला, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा बहुत आराम से। देखो अभी क्या है कि अगर मैं मान लो कि
मैं निकाल रहा हूं रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालना मतलब मैं चाह रहा हूं, तो इसको मैं लूंगा। और ए आपका दिया गया है इसलिए मैं इसको लूंगा। तो क्या होगा, 1/2 माइनस के यहाँ पे एक मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, डी ए बाई डी टी इजकल टू 1/2 डी सी बाई डी टी। ठीक है, ये वैल्यू कट गई। यहां से क्या निकल गया, -da/dt इजकल टू एक क्वांटिटी कितनी दी है, 1 दी गई है, 1 मोल/लीटर/सेकेंड। यानी रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज 1 मोल/लीटर/सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप निकाल रहे हो रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो क्या लिखोगे आप, ए वाली क्वांटिटी पकड़ोगे और ए वाली क्वांटिटी आपकी दी गिवन है, तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करोगे तो क्या निकल जाएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इजकल टू 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई डी टी। तो यहां से कितना निकल के आएगा, आप 1/2, एक क्वांटिटी कितनी दी गई है, एक क्वांटिटी दी गई है आपकी 1 मोल/लीटर/सेकेंड। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, -dB/dt इजकल टू 0.5 मोल/लीटर/सेकेंड। ठीक है, तो इसको भी आपने कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट किया आपने, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपका डी वाला बचा है, तो इसका मतलब हुआ आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे केमिकल को ए देखिए आप, यहाँ से ए वाली क्वांटिटी पकड़ोगे और इस वाली एक वाली क्वांटिटी दी गई है, आप इन दोनों के बीच में कंपेयर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपका, ए वाला आपका दिया गया 1/2 डी सी बाई डी टी, और एक किसके इक्वल है, 1/3 डी कैपिटल डी बाई डी टी, इसके इक्वल है। अब एक क्वांटिटी कितनी दी गई है, 1 दी गई है, 1। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि डी कैपिटल डी बाई डी टी 1/3 इजकल टू 1/2 है, और एक वाली क्वांटिटी कितनी दी गई है, तो 1 मोल/लीटर/सेकेंड। ठीक है, ये आपका दिया गया है। तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका, डी कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल डी बाई डी टी इजकल टू 3/2 इंटू 1 मोल/लीटर/सेकेंड। तो क्या निकल के आएगा, 1.5 मोल/लीटर/सेकेंड आपका निकल के इस तरीके का आएगा। तो आपने क्या निकाल लिया यहाँ पे, डी कैपिटल डी बाई डी टी, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी इज 1.5 मोल/लीटर/सेकेंड। दिस इज योर आंसर। तो पूरे क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक आपका केमिकल इक्वेशन दिया गया है इस तरीके का, जिसमें बताया गया है कि आपका कोई रिएक्टेंट ए है और वो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। इस तरीके से आपका केमिकल इक्वेशन दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल/लीटर टू 0.4 मोल/लीटर इन 10 मिनट। इन 10 मिनट find the rate of reaction during this time interval. Find the rate of reaction during this time interval. This time interval तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखते हैं। देखो, अगर जो आपका केमिकल इक्वेशन दिया गया है इसके लिए रेट लिखा जाए तो कैसे निकल के आएगा, रेट इक्वल टू, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है,
तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे चूंकि ए क्या है आपका, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, तो माइनस ए है, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, ये आपका रेट के लिए एक्सप्रेशन होगा। अब क्या बोल रहा है, देखो, बोला जा रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। यानी 10 मिनट का समय लग रहा है। 10 मिनट टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, ए का कंसंट्रेशन 0.5 से कितना हो जा रहा है, 0.4 हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ये आपका लिखा गया है चेंज, ये आपका क्वांटिटी क्या है, तो ये बता रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे चेंज का मतलब क्या हुआ, लास्ट वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो लास्ट वैल्यू कितनी थी, 0.4 था आपका। ठीक है, यहाँ पे माइनस मैं बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए वाला मैं माइनस बाहर ले दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया। लास्ट वैल्यू क्या थी, 0.4, और इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0.5 था। ठीक है, अब डिवाइड बाई जो dt है, dt का मतलब ये हुआ टाइम इंटरवल। तो कितने समय में लग रहा है, ये जो डिक्रीजमेंट आ रहा है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए में, वो कितने टाइम इंटरवल में हो रहा है, तो 10 मिनट में। तो यहाँ पे 10 मिनट आपका हो गया। ठीक है, अब मिनट को, चलो अभी मिनट को मैं मिनट में ही रहने देता हूं। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, 1/2। देखो ये माइनस है, ए वाली भी माइनस आएगा क्वांटिटी, माइनस माइनस 0.1 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो यहां से कितना निकल के आएगा आपका, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0.1 डिवाइड बाई 20, ए वैल्यू आपकी आएगी। तो यहां से अगर आप करोगे, 1 बाई, देखो इसको आप लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो, ऊपर नीचे हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 10 पे पावर 2। यहाँ से क्या लिखोगे, 0.5 इंटू 10 पे पावर -2। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 5 × 10 पे पावर -3 भी मैं लिख सकता हूँ, और इसका मतलब ये हुआ कि 0.05 इतना आएगा आपका। यूनिट क्या होगा रेट का, तो यूनिट का आपका रेट का यूनिट होगा, देखो ए वाली क्वांटिटी क्या थी आपकी, मोल पर लीटर, और नीचे क्या था, मिनट। तो यहाँ पे आएगा मोल पर लीटर और पर मिनट। ठीक है, आप इसे सेकंड में भी चेंज कर सकते हो, तो सेकंड में चेंज करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको 60 से। बट हमने जो रेट निकाला है, उस रेट का यूनिट क्या है यहाँ पे, मोल पर लीटर मिनट। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। अब बात करेंगे रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, रेट लॉ लिखेंगे। तो देखो ऐसा इक्वेशन जो एक रिलेशनशिप बिल्डअप करता है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड concentration of reactant are called rate law. The equation which established relationship between rate of reaction and concentration of reactant are called rate law. ऐसा इक्वेशन जो एक रिलेशनशिप स्थापित करता है, किनके किनके बीच में, तो रेट ऑफ रिएक्शन
और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में जो इक्वेशन रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है, ऐसे इक्वेशन को आप क्या बोलते हो? रेट लॉ बोलते हो। ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हो आप? रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन। तो ऐसा इक्वेशन जो किनके बीच में रिलेशनशिप स्थापित करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में जो इक्वेशन रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है, ऐसे इक्वेशन को आप बोलते हो रेट लॉ इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ, हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? एक जनरल फॉर्म लिखने वाले हैं। जनरल फॉर्म ऑफ, जनरल फॉर्म ऑफ रेट लॉ इज, रेट लॉ इज एक जनरल तरीका रेट लॉ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। क्या है? तो जनरल फॉर्म ऑफ रेट लॉ इज, कैसे है, कैसे लिखोगे आप? तो रेट इजकल टू रेट कांस्टेंट, जिसे हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूं, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे लिखता हूं। देखो जनरल तरीका क्या होता है रेट ला इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, इस तरीके का होता है कि रेट इजकल टू रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के से, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर एन, वेयर एन क्या है? तो एन है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ला इक्वेशन को जनरली किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो लिखा जाता है, जब भी आपको रेट ला इक्वेशन लिखना होगा तो आप लिखोगे रेट इजकल टू, जिस रिएक्शन की बात हो रही है उस रिएक्शन के लिए आप रेट कांस्टेंट लिखोगे, और उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखोगे, और उस पे पावर क्या लगाओगे? एन लगाओगे, जहां पे एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक आपका केमिकल इक्वेशन है इस तरीके का, जिसमें दिखाया जा रहा है कि आपका रिएक्टेंट एक इसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए आप रेट ला एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो, तो रेट ला इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? रेट ला इक्वेशन कैसे लिखोगे? रेट इजकल टू, इस रिएक्शन का रेट मान लो स्मॉल आर है, और इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है? कैपिटल के है। तो आप क्या कैसे लिखोगे? रेट इजकल टू रेट कॉस्ट, रेट कांस्टेंट, और ये जो आपका इक्वेशन दिया गया है केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल इक्वेशन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है? कैपिटल के। तो कैपिटल के हमने लिख दिया, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे? तो देखो आपका रिएक्टेंट है कौन? ए है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो जब कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं? एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं, उस बड़े से ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं? जो भी क्वांटिटी आपकी, जिसका कंसंट्रेशन आपको व्यक्त करना है, उस क्वांटिटी को आप यहाँ पे लिख देते हो। तो यहाँ हमको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? इस तरीके से ब्रैकेट लिखा जाएगा, और उस ब्रैकेट के अंदर आपका रिएक्टेंट लिख दिया जाएगा। तो रिएक्टेंट कौन था? ए था, तो आपने ए यहाँ पे लिख दिया, और इस पे पावर क्या लगाएंगे आप? पावर आप लगाएंगे एन, पावर क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे।
यहाँ पे n क्या है, तो n आपका ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया गया इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर है। ठीक है, अब ऑर्डर आपका हम बाद में बात करेंगे ऑर्डर पे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब बात आती है रेट कांस्टेंट, जो नई टर्म आ गया है, ए टर्म जो आ गया है, ए टर्म कैसे आप, ए क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, अब इसको हमारा फोकस इस बात को समझने में होगा कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन का हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, रेट कांस्टेंट। क्योंकि जब आप रेट एक्सप्रेशन लिखोगे तभी उससे आपका सारा डिटेल पता चलेगा आपको। और यहाँ पे हम एक न्यू टर्म आया है रेट कांस्टेंट, अब हमारा फोकस इस रेट रेट कांस्टेंट को समझने के ऊपर है। तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, अब हम समझेंगे कि रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का क्या होता है। तो लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन सच दैट ए रिएक्शन सच दैट, आप कंसीडर करो एक रिएक्शन कंसीडर करो जो इस तरीके का है, सच दैट, जिसमें क्या हो रहा है, आपका रिएक्शन किस टाइप का है, तो आपका रिएक्टेंट ए है और एक इसमें चेंज हो रहा है, आपका बी में चेंज हो रहा है। ठीक है, किसमें चेंज हो रहा है, बी में चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो, देखो आपने केमिकल इक्वेशन क्या कंसीडर किया है, रिएक्शन क्या कंसीडर किया है, तो रिएक्शन आपने कंसीडर किया है कि रिएक्टेंट ए है जो प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है। अब बात करोगे अगर आप मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, मान लो कि आप टाइम टी इक्वल टू जीरो पे बात कर रहे हो। ठीक है, और टाइम टी इक्वल टू जीरो यानी अब समय क्या है, अभी अभी आपका समय जीरो यहाँ पे आप कंसीडर कर रहे हो, इसका मतलब हुआ कि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। मान लो इनिशियली आपने कितने दिया था, ए का कंसंट्रेशन कितना आपने लिया था, तो ए का कंसंट्रेशन मान लो स्मॉल ए है एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इनिशियली आपने रिएक्टेंट जो लिया था उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, स्मॉल ए है। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, मोलर कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। हमने क्या यहाँ पे दिखाया है कि रिएक्टेंट जो है वो इनिशियली कितना उसका कंसंट्रेशन है, तो स्मॉल ए है। अब रिएक्शन जब स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट बनने का कोई चांस है नहीं, तो यानी इसका मतलब हुआ कि बी का कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बना ही नहीं है। अब मान लो कि एट टाइम टी इक्वल टू टी, आप बात करो मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप बात कर रहे हो, एट टाइम टी इक्वल टू टी, मोलर कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू टी। आप मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे बात कर रहे हो, तो मान लो कि अब देखो जब रिएक्शन रन करेगा, तो रिएक्शन जब रन करेगा तो क्या होगा, आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चूंकि चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो जो इससे क्या होगा कि जब आपका रिएक्शन रन करेगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो उससे क्या होगा कि आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, क्योंकि रिएक्टेंट ही किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। इसीलिए मान लो कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट ए है, इस रिएक्टेंट ए के कंसंट्रेशन में एक्स कंसंट्रेशन इसका क्या होगा, घट गया, एक्स कंसंट्रेशन इसका क्या हुआ, घट घट गया। जब आपका टाइम टी सेकंड बाद टाइम टी सेकंड बाद क्या हुआ, आपका रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन घट करके कितना रह गया, ए माइनस एक्स, यानी इसका मतलब हुआ कि इसके एक्स मोल क्या होंगे, रिएक्ट कर गए, कन्वर्ट हो गए, रिएक्टेंट ए का एक्स मोल प्रोडक्ट बी में चेंज हो गया।
प्रोडक्ट क्या हो गया, बी में चेंज हो गया। तो अब देखो, एक इसका एक जब रिएक्टेंट है आपका ए का एक मोल किस में चेंज हो रहा है, जब ए का एक मोल अगर कंप्लीटली चेंज होगा किसमें, तो 1 मोल ऑफ बी में चेंज हो रहा है। तो एक्स मोल जब आपका कन्वर्ट होगा, एक्स मोल ऑफ ए जब कन्वर्ट होगा बी में, तो क्या बनेगा, एक्स मोल ऑफ बी। ठीक है। तो अब टाइम टी टू टी पे क्या होगा, ए का कंसंट्रेशन कितना रह जाएगा, ए माइनस एक्स, क्योंकि एक्स तो आपका कन्वर्ट हो गया। मान लो टोटल पहले इनिशियल कितना अमाउंट था इसका, ए अमाउंट था। अब ए अमाउंट में से क्या हुआ कि इसका एक्स मोल क्या हुआ, खर्च हो गया। और एक्स मोल जब ये कन्वर्ट हुआ आपका ए बी में कन्वर्ट हुआ, तो बी के कितने मोल बनेंगे, एक्स मोल बनेंगे। अब बात करोगे अगर आप मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन एट टी इजकल टू टी प्लस डी टी। अभी आप बात कर रहे थे टाइम टी इजकल टू टी पे, अब बात कर रहे हो टाइम टी प्लस डी टी पे। यानी थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा क्या हुआ, आपने और ज्यादा टाइम लिया। ठीक है। और इस टाइम पे थोड़ा सा यहाँ पे dt क्या है, स्मॉल टाइम इंटरवल। यानी अभी क्या हुआ, सपोज दैट कि यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड था, ठीक है, 2 सेकंड था। और 2 सेकंड से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा से समय बीता, थोड़ा सा, मतलब मान लो 2 सेकंड से जब समय बीतेगा, तो 2 सेकंड से क्या पे चला जाएगा। आपको dt क्या लेना है, स्मॉल लेना है। तो आप कंसीडर कर सकते हो कि 2.01 सेकेंड पे आप बात कर रहे हो। ठीक है। तो अगर मान लो, देखो थोड़ा सा और समय बीता, कितना समय बीता, तो टी से थोड़ा सा और टाइम एक्सटेंड हुआ, dt समय और ज्यादा आप बात कर रहे हो। ठीक है, dt टाइम इंटरवल और ज्यादा आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस एक्स। अब मान लो कि इसका थोड़ा सा और ज्यादा अमाउंट घट गया, और इसका अमाउंट घट के क्या रह गया, a माइनस एक्स माइनस डी एक्स। डी एक्स अमाउंट आपका ए, डीएक्स मोल ऑफ ए, और आपके कन्वर्ट हो गए किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, बी का कितना बनेगा, बी की क्वांटिटी क्या होगी एट टाइम टी इक्वल टू टी प्लस डी टी पे एक्स। यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू पे एक्स था, थोड़ा सा और समय आपने लिया, तो और थोड़ा सा आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। और डीएक्स अमाउंट अगर आपका एक खर्च हो रहा है, डीएक्स मोल ऑफ एक खर्च होंगे अगर आपका, तो कितना बनेगा यहाँ पे, dx मोल ऑफ b बनेगा आपका। ठीक है। dx मोल ऑफ a आपका कन्वर्ट हो रहा है dx मोल ऑफ b में। ठीक है। अब बात कर रहे हो अगर आप जानते हो कि रेट इजकल टू क्या होता है, तो रेट इजकल टू आपका होता है, रेट इजकल टू माइनस डीसी बाई डी टी। यानी रेट इजकल टू क्या है, यहाँ पे मैं लिखा हूं माइनस डीसी बाई डी टी। डीसी बाई डी टी का मतलब हुआ कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। ठीक है। ये जो इक्वेशन लिखा गया है किस टाइप के रेट के लिए लिखा गया है, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। और आपको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये रेट जो होगा आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन है, तो ए है, ए के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो जब एक प्रोपोर्शनल साइन आप हटाओगे, तो क्या लिखोगे, कोई ना कोई आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। जब आप प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे, तो आपको इसके जगह पे कोई ना कोई क्या लगाना लगाना पड़ेगा, आपको एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो मैं एक कांस्टेंट रख रहा हूं जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल के से, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके का हो गया। ठीक है। ये आपका जैसे था वैसे यहाँ पे लिख दिया गया। यहाँ पे जो के है, यही के क्या है आपका, रेट कांस्टेंट। क्या है, रेट कांस्टेंट।
इसकी वैल्यू फिक्स होती है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। वह डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्शन पे। नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट की वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पे एक इस तरीके का इक्वेशन बन के आया। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा और ज्यादा डीपली ले जाना चाहता हूं, तो कैसे मैं ले जाऊंगा यहाँ पे, देखो लिखा क्या गया, माइनस डी सी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ पे माइनस डी सी क्या है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। अब बात कर रहे हो कितना चेंजिंग आ रहा है, तो आप देख ही सकते हो एट टाइम टी इक्वल, देखो यहां से यहां तक जब आप गए, ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू टी पे आप बात कर रहे थे, तो उस समय रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन कितना था, उस समय आपका रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन था ए माइनस एक्स था। एट टाइम टी इक्वल टू टी पे ए का कंसंट्रेशन कितना था, ए माइनस एक्स था। और टाइम, देखो टाइम टी पे कितना इसका कंसंट्रेशन था, ए का, रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू टी पे कितना था, ए माइनस एक्स था। और थोड़ा सा और आपने समय लिया, आप बात कर रहे हो एट टाइम टी इक्वल टू टी प्लस डी टी, ठीक है। तो इस टाइम पे आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना था, ए माइनस एक्स माइनस डी एक्स। तो इस टाइम इंटरवल में, कितने टाइम इंटरवल में, तो लास्ट वाला टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी कितना टाइम इंटरवल होगा, तो लास्ट वाला टाइम आपका टी प्लस डी टी है, और माइनस इनिशियल टाइम क्या था, टी था। यानी आप टाइम इंटरवल डी टी टाइम इंटरवल पे बात कर रहे हो। तो डी टी टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन ऑफ ए में कितना चेंजिंग आएगा, तो लास्ट वाला कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो लास्ट का कंसंट्रेशन कितना है, ए माइनस एक्स माइनस डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा ए, देखो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब ए माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस डी एक्स माइनस ए प्लस एक्स। एक्स से एक्स कट गया, ए से ए कट गया। यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, माइनस डी एक्स आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस डी एक्स आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, और माइनस डीसी की जगह क्या रखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग आया एट टाइम, इन टाइम इंटरवल डी टी, तो कितना चेंजिंग आ रहा है, माइनस डी एक्स। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस डी एक्स बाई डी टी। और प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन कितना है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितना था, एट टाइम टी इक्वल टू टी पे ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स। ए का कंसंट्रेशन कितना था, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो क्या से क्या निकल के आएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स, ठीक है। ए माइनस एक्स आपका निकल के आएगा। यहां से क्या निकल के आएगा, डी एक्स बाई डी टी। जब आप प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे आप एक कांस्टेंट लिखोगे। और यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं, हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, और ये क्या होगा, ए माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो लिखी गई हैं, चाहे ए क्वांटिटी ली हो, ए एक्सप्रेशन हो, चाहे ए एक्सप्रेशन हो, दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं, व्हाट इज दिस, दिस इज रेट, दिस इज रेट, रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज दिस, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। और ये क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ए क्या है आपका, रेट कांस्टेंट है। अगर मान लो इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इजकल टू 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। ए का कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोल पर लीटर पर, सॉरी,
कंसंट्रेशन सेकंड नहीं आएगा, तो रेट का है ना। मान लो कि आपका रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोल पर लीटर है। तो ऐसे केस में इस रेट, ये क्या है आपका रेट, ए क्वांटिटी आपका रेट इक्वल है, तो रेट इक्वल टू क्या निकल के आएगा, के कंसंट्रेशन आप पे, यही निकल के आएगा। आप ऐसा लिख सकते हो, ए वाला रेट को किसके इक्वल कर रहे हो आप, के कंसंट्रेशन आप पे। अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि मान लो आपका जो कंसंट्रेशन है ए, रिएक्टेंट ए का, वो कितना है, 1 मोल पर लीटर है। तो यहाँ पे ए की जगह पे कंसंट्रेशन आप ए की जगह क्या लिखोगे, 1 मोल पर लीटर लिखोगे। तो रेट इक्वल टू क्या निकल के आएगा, रेट इक्वल टू आपका निकल के आएगा के इंटू 1 आए, तो के इक्वल टू क्या निकल के आर आया। इसका मतलब हुआ रेट कांस्टेंट आपका रेट के इक्वल होगा कब, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो, 1 मोल पर लीटर हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे अब हम रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू rate of reaction, rate of reaction when concentration of, concentration of all reactant, all reactant of all reactant is unity, unity का मतलब क्या हुआ, वन, unity का मतलब क्या हुआ, वन। ठीक है, 1 मोल पर लीटर। अगर, अगर सारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 हो जाए, 1 मोल पर लीटर हो जाए, तो उस समय किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट होगा वही क्या कहलाएगा, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कहलाएगा। सपोज दैट आपका, आपका एक रिएक्शन है जिसमें दिखाया जा रहा है कि आपका रिएक्टेंट ए और बी आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट पी बन रहा है। तो इसके लिए जब आप रेट लिखते हो तो रेट कैसे लिखोगे, रेट इक्वल टू के, और मान लो आपका अ, मानना क्या है, तो रेट इक्वल टू आप क्या लिखोगे, के यानी रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, यही लिखोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे जितने रिएक्टेंट हैं, चाहे ए हो चाहे बी हो, अगर मान लो कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, यूनिटी के इक्वल है, तो इस समय आपका रेट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट का हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इस समय क्या है कि आपका जो रेट निकल के आ रहा है वही रेट क्या कहलाएगा, आपका रेट कांस्टेंट कहलाएगा। यानी इस रिएक्शन का, ये जो आपका गिवन रिएक्शन है, इस इस रिएक्शन का रेट जो कांस्टेंट होगा, इसके रेट के इक्वल होगा जब आपका रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट चाहे ए हो चाहे बी हो या कोई और अदर भी अगर रिएक्टेंट होता, तो सारे अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम इनिशियली कितना ले ले, 1 मोल पर लीटर ले ले, तो ये रिएक्शन जिस रेट से रन करेगा वही रेट क्या कहलाएगा, आपका रेट कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि रेट कांस्टेंट आपका रेट की इक्वल होता है जब आपका सारे के सारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो, यूनिटी हो। क्या हो, यूनिटी हो, यूनिटी का मतलब 1 मोल पर लीटर हो। सारे के सारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर 1 मोल पर लीटर हो जाए, तो उस समय रिएक्शन का जो रेट होता है वही क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है? अब बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो आप जानते हो रेट एक्सप्रेशन, वी नो दैट रेट एक्सप्रेशन, जनरल फॉर्म ऑफ, वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ, जनरल फॉर्म ऑफ
रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है? तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर स्मॉल एन। ठीक है, तो यहां से के की वैल्यू आप निकालोगे तो के की क्या वैल्यू क्या निकल के आएगा? रेट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर स्मॉल एन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रेट का यूनिट क्या होता है, तो रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है आपका मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहां से के की वैल्यू, के का यूनिट क्या होगा? तो यूनिट ऑफ के क्या निकल के आ रहा है? तो मोल पर लीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाई मोल पर लीटर पावर एन। तो क्या निकल के आएगा? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। और ये जो एन है, जब यहाँ पे आएगा पावर अंदर आएगा, ब्रैकेट हटाओगे तो क्या निकल के आएगा? मोल पे पावर एन और लीटर पे पावर माइनस एन। ठीक है, लीटर पे पावर माइनस एन। तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका? देखो, मोल, अब मोल है, अभी जब ये वाला टर्म आपका ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मोल पे पावर माइनस एन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा। सेम तरीके से लीटर इनवर्स है, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस एन था तो क्या हो जाएगा? प्लस एन हो जाएगा। और सेकेंड इनवर्स इस तरीके से रहेगा। तो क्या निकल के आएगा आपका? तो मोल वन माइनस एन, तो बेस सेम है, तो मोल पे पावर वन माइनस एन, लीटर पे पावर एन माइनस वन, और सेकेंड इनवर्स, ये आपका निकल के आएगा। ठीक है, दिस इज दिस इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो किसी, अब देखो एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब मान लो एन की वैल्यू वन हो गया तो मोल पे पावर जीरो हो जाएगा। अगर मान लो एन की वैल्यू टू हो गया तो मोल पे पावर क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, वह इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किस ऑर्डर का आपका रिएक्शन है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो दिस इज, तो ये आपका जनरल यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के। ठीक है, तो दिस इज, ये जो आपने निकाला है, दिस इज जनरल फॉर्म फॉर, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर मान लो आपका, आप बात किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर है, मान लो कितना है? जीरो। कोई रिएक्शन आपका जीरो ऑर्डर का है, किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है? जीरो है। तो जीरो के केस में क्या होगा? एन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ऑर्डर क्या है आपका? जीरो है। तो एन इक्वल टू जीरो आप पुट अप करोगे तो क्या आपका क्या निकल के आएगा? मोल वन माइनस जीरो, लीटर जीरो माइनस वन, और सेकेंड इनवर्स। यानी इसका मतलब हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा वो क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और जबकि अगर मान लो कि अगर आपका रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपका, वो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है आपका? यूनिट है, सॉरी, मान लो कि जो रिएक्शन है आपका, वो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लो कोई रिएक्शन है, और रिएक्शन किस ऑर्डर का है? तो फर्स्ट ऑर्डर का है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा? एन की वैल्यू क्या होगी? वन होगी। और वन होगी तो इस समय जो यूनिट कांस्टेंट, यूनिट सॉरी रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा?
तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या निकल के आएगा, मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 और सेकेंड इनवर्स। यानी ये आपका देखो, ये जीरो पावर जीरो हो गया, ये भी पावर जीरो हो गया। आप किसी भी क्वांटिटी पे पावर जीरो है, मान लो कोई क्वांटिटी एक्स है और एक्स पे पावर जीरो है, तो इसका मतलब वन हुआ। एक क्वांटिटी आपकी वन की इक्वल हो जाएगी, ये भी क्वांटिटी आपकी वन की इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ओवरऑल सेकेंड इनवर्स। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट निकल के आता है रेट कांस्टेंट का, वो कितना होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, बाकी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट। कल के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे कल।